सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर वन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडेज के दोनों लॉज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में EMI भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक ये होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, whenever there is a change in magnetic flux, there is a change in magnetic flux. Whenever there is a change in magnetic flux, an EMF is induced, and this phenomena is known as EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी डेफिनेशन थोड़ा सा आपको भी समझ नहीं आएगी, वैसे अगर मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एक EMF इंड्यूस होता है और इसी फिनोमेना को हम EMI बोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज ये आपको समझना जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ थोड़ा सा रिलेटिव टर्म है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5B से। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस नॉर्मली, द नंबर ऑफ magnetic field lines passing through a plane surface normally। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन सरफेस को क्रॉस कर रही है नॉर्मली, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मान लो कि आपने प्लेन सरफेस ले लिया, और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इससे कितनी क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 5 ही क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो गया। ठीक है, यही कहने का यहाँ पे मतलब है। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, BA cos थीटा। ये क्या होता है, B डॉट A। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है ये होता है B डॉट A, या फिर से हम ऐसा भी बोल सकते हैं 5 इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है जी, इतना नोट कर लीजिए, 5 इक्वल टू BA cos थीटा। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको एक एलिमेंटल एरिया से निकालनी है, तो यानी स्मॉल फ्लक्स निकालना है। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको एक एलिमेंटल एरिया, छोटे एरिया से निकालना है, तो क्या है, d phi है। d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, dB डॉट dA। ठीक है, अब इधर भी इंटीग्रेट करेंगे आप, इधर तो phi आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB डॉट dA। एक एलिमेंट में एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। या फिर इसको एक लिखने का और तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट A। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का dB, इस नॉन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वेरिएबल नहीं है, एरिया वेरिएबल है, तो उस केस में फ्लक्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए।
अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर, इसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो 1 वेबर होता है वो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल के। मैक्सवेल क्या है? यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की ही मैक्सवेल क्या होती है? यूनिट होती है। तो थोड़ा सा एक कन्वर्जन आप याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है भाई? देखिए, इसमें भी कुछ स्पेशल केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? इसमें कुछ स्पेशल केसेस बन सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको। स्पेशल केसेस, पहला केस बनेगा जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, और दूसरा केस जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फाई भी क्या होगा? तो फाई बी क्या होगा? बी ए कॉस 90 डिग्री। और यहाँ पे फाई बी क्या होगा? बी ए कॉस 0 डिग्री। अब हम सभी को पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बताइए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी यहाँ पे फाई बी क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा, और यहाँ पे फाई बी 0 आ जाएगा, ठीक है भाई? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यानी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है मिनिमम। वो क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है मिनिमम। यहाँ पे जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? मिनिमम। और यहाँ पर मैक्सिमम आया है। क्या है? मैक्सिमम, ठीक है जी? यहाँ पे दूसरा चीज आप नोट डाल के ही लिख सकते हैं कंप्लीटली। नोट डाल के एक चीज लिख सकते हैं। नोट डाल के आप क्या लिख सकते हैं? नोट डाल के आप 2 पॉइंट लिखेंगे। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, सेकंड इफ थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि फाई बी है वो क्या होगा? वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से अगर छोटा रहता है तो पॉजिटिव रहता है। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इस केस में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं एक नंबर में, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट जो फैराडे और हेनरी ने किए थे, ठीक है भाई? अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी के बारे में। Experiment of Faraday and Henry. Experiment of Faraday and Henry. तो हेडिंग लगा लीजिए एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो इसमें पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको मैं नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई? तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है? कॉइल ली गई, कॉइल ली गई जिसे एक सर्किट से कनेक्ट किया गया, और इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, ठीक है? ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। फिर क्या किया गया? एक मैग्नेट ली गई, यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक का क्या किया गया? रिलेटिव मोशन कराएगा। मैं मैग्नेट को इधर लेके आया, कॉइल की तरफ। मैग्नेट को क्या किया मैंने? कॉइल की तरफ लेकर आया। तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी,
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कुछ निकल रही है तो कॉइल से भी पास होगी। अगर कॉइल से पास होगी तो क्या आपको नहीं लगता कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, वेरी करेगा? यस, वेरी करेगा, क्योंकि कभी मैं जब पास में ला रहा हूँ अचानक से पहले कम होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और ज्यादा बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, यानी करंट इंड्यूस होना चाहिए। तो यस, इसमें करंट इंड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया। क्यों किया? क्योंकि मोशन जो हो रहा था ये रिलेटिव मोशन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी ही ना करे, ठीक है? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना चाहिए, तभी करंट इसमें इंड्यूस होगा कॉइल में, ठीक है जी। फिर यहाँ पे करंट कुछ इंड्यूस हुआ जिस वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया। यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा फास्ट रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, या फिर उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। मोर या फिर फास्टर इज द रिलेटिव मोशन, मोर इज द डिफ्लेक्शन। नोट डाल के आप लिख सकते हैं, इसमें नोट डाल के क्या लिखेंगे? फास्टर इज द रिलेटिव मोशन, फास्टर इज द रिलेटिव मोशन, मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज द डिफ्लेक्शन। बोलने का मतलब ये है जितना ज्यादा फास्टर रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम एक्सपेरिमेंट 2 बोल रहे हैं। उसमें क्या किया? एक कॉइल ली, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, सिमिलरली एक और दूसरी कॉइल ली गई, सेम साइज मान लीजिए कोई भी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई और यहाँ पे एक स्विच लगाया गया। स्विच, ये क्या है? बैटरी। तो बैटरी है तो इसमें कुछ करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि कॉइल है, कॉइल में भी कुछ करंट जाएगा, और कॉइल में मान लीजिए कुछ करंट जा रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वापस बैटरी निकल जाता है, तो क्या ये कंडक्टर एक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? यस, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो क्या किया गया? इस कॉइल को हम पास में, इस स्लाइडिंग कॉइल थी, ठीक है, इसको पास में लेके आते C1 के, ये C1 है, C2 है, C2 को हम C1 कॉइल के पास में लेके आते, तो क्या होता है? जो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था, जो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, तो इससे वो पास होने में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा सिमिलरली वही कहानी होगी मैग्नेट वाली, क्योंकि ये भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी जिस इस कॉइल को हम C2 को C1 के पास में लाते, स्विच को ऑन करने के बाद, तो क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता, तो यहाँ पे भी क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। क्यों शो किया? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी वेरी कर रहा था। तो आखिर में ऐसे तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जब फैराडे और हेनरी ने किए। आखिर में हमें एक बात समझ में आई कि जो भी मोशन हो रहा है वो मोशन रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव का मतलब जानते ही होंगे, क्लास 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ठीक है। रिलेटिव मोशन एक बल्कि चैप्टर ही पढ़ा होता है अच्छे से अलग से, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बीच का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी ही ना करे, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना चाहिए, और जितनी ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है भाई। आप ये बात याद रख सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इस तरीके से किया गया था। उसमें क्या किया गया था? उसमें दोनों कॉइल्स कोई ऐसा ही सिस्टम था एक्सपेरिमेंट करना है, बट उसमें इसको भी मूव कराया था, इसको भी मूव कराया था, ठीक है। ये भी 1 वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रही है, तो अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इसको भी मूव कराया, इसको भी मूव कराया, तो भी क्या हो रहा था? एक रिलेटिव मोशन हो रहा था, क्योंकि वेलोसिटी अलग थी दोनों की। तो रिलेटिव मोशन होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के कारण फिर ये भी गैल्वेनोमीटर तब भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई, इतना नोट कीजिए। अब बात करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में। एक हेडिंग लगा लीजिए, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ ईएमआई। लॉज ऑफ ईएमआई में पहले ईएमआई के दो लॉ हैं, उन्हें पढ़ने से पहले हम पढ़ लें पहले कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं लॉज के अंदर। तो पहला पॉइंट इसमें नोट डाल के लिख सकते हैं, या फिर अलग से इन पॉइंट्स को नोट डाल के लिख लीजिए, अलग से 2 पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉज of EMI gives magnitude of induced EMI। यानी बोलना क्या चाह रहा है, जो फैराडे के लॉ हैं EMI के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो केवल हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कराते हैं उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का, डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो भैया डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? डायरेक्शन के लिए हमें लेंज लॉ पढ़ना होता है। लेंज लॉ provides direction of induced EMF, direction of induced EMF। यानी जो लेंज लॉ है वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो अब हेडिंग लॉज ऑफ ईएमआई लगा के फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई लगाओ, ठीक है भाई। अब हेडिंग क्या लगाएंगे? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें फिर हेडिंग लगा लीजिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, इसमें आप लिख सकते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। इसमें केवल इतना बोला गया, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in the circuit, and EMF is induced in the circuit या फिर कंडक्टर। तो इसमें कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोला whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced in the conductor या फिर सर्किट, जो भी आप लिखना चाहें। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। ये चीज तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बस इसी को फैराडे ने फर्स्ट लॉ का नाम दे दिया, फैराडे का ये पहला लॉ। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में। यही किसने बताया? फैराडे ने अपने पहले लॉ में। तो दूसरे लॉ में क्या बताया? तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड। तो फैराडे सेकंड लॉ में बताया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। यानी जो मैग्नीट्यूड होगा किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किस रेट से इंड्यूस हो रहा है, जितनी ज्यादा तेजी से इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना ही ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि करंट इंड्यूस होगा। कहने का मतलब यही है। तो इतना नोट करें, बोलने का इसका ये है तात्पर्य, E = d∅dt। बट एक्चुअली में यहाँ पे कुछ माइनस का साइन भी आता है, माइनस का साइन क्यों आता है? वो लेंज लॉ की वजह से आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वैसे इसने यही बोला कि E = d∅dt। ये जो माइनस का साइन है अपोजिशन को प्रूव करता है, यानी लेंज लॉ अपोज करता है डायरेक्शन को। थोड़ा सा क्या है वो चीजें आप आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है। अभी इतना याद रख लो, E = d∅dt होता है, ठीक है भाई। और अगर मॉड E की बात करें तो ये बोल रहा है मॉड E
मॉड ई किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी। अब यहां से अगर आपको पूछ ले मॉड ई का एवरेज क्या होगा या मॉड ई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि ई एवरेज आपको पूछ लिया, अब आप क्या निकालेंगे, ई एवरेज होता है, देखो इसको ध्यान रखना, ये डी फाई का है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, वैसे तो आप लोग जानते हैं देखिए पहले से ही। और ये क्या आपको मान लीजिए ई इंस्टेंटेनियस पूछ ले कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ईएमएफ क्या होगा, तो ये होता है डी फाई बाई डी टी का मॉड। मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें अभी फिलहाल डायरेक्शन से मतलब नहीं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन निकालना हम लेंज लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। कितना नोट कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चंस करते हैं, एक क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। ये कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे मैंने मैग्नेट ली, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये क्या है C1, और सिमिलरली मैं आइडेंटिकल एक और कॉइल ली, ठीक है। छोटी बड़ी हो जाए तो आप ये मत बोलना कि भाई छोटी बना दी, आइडेंटिकल है कॉइल जो मैं ले रहा हूँ अभी, और सिमिलरली इसमें भी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये कॉइल C2, यहाँ पे भी बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट भी क्या है सेम है, ठीक है। कॉइल भी सेम है दोनों, बार मैग्नेट भी सेम है। इस बार मैग्नेट को एक बंदा ला रहा था 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसकी तरफ, और इस बार मैग्नेट को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से C2 की कॉइल की तरफ लेके आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि C1 में या फिर C2 में किसमें करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, सोच के बताइए कि करंट जो इंड्यूस होगा वो C1 में ज्यादा होगा या C2 में ज्यादा होगा, सोचिए बताइए भाई, C1 में इंड्यूस होगा या फिर C2 में ज्यादा। देखो ये ज्यादा तेजी से आ रही है पास में, यानी रफ्तार किसकी ज्यादा है इसकी, तो यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से बदलना होगा वो किसमें बदलेगा, बी वाली कॉइल में, यानी C2 वाली कॉइल में। तो जो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा वो भी C2 कॉइल में होगा, किसमें, इस वाली में C2 में, ठीक है भाई। मोर करंट विल बी इंड्यूस्ड इन C2 कॉइल। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी एक फिलहाल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट छोटा सा और पढ़ के उसके बाद फिर एक जेई में 2017 का सवाल करेंगे और आज का लेक्चर हमारा फिर समाप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। यू आर हैविंग टाइम ऑफ 5 मिनट्स, तो वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट का समय लेके। ये क्वेश्चन जो है जेई में 2017 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये वाला ट्राई करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला। आई होप आपने उनके ऊपर सभी ट्राई करने होगा, अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi इज इक्वल टू इतना, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट, करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है हमें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना, ओके। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF ही होता था, तो क्या हम यहाँ पे I इज इक्वल टू E बाई R भी लिख सकते हैं, तो यस ये भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैग्नेट E मिल जाए हमें, E क्या होता था, इंड्यूस EMF होता था यहाँ पे। तो अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ E निकाल लें हम, मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर ये मॉड ई हमें मिल जाए, मैग्नेट मिल जाए, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, यस हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मॉड ई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं फ्लक्स का,
तो मॉड ई हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएट करो 5t क्यूब का, तो ये 15t स्क्वायर आएगा, ये 15t स्क्वायर, ये 8t प्लस में 8t एंड ये 2 प्लस 2। बोला क्या है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मॉड इज t इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, यानी 60 प्लस 76 प्लस 2 78, 78 आगे EMF हमारा, ठीक है। आई होता है E बाई आर, रजिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना 5 ओम का, ठीक है, यानी I इज इक्वल टू E अपॉन R, तो I इज इक्वल टू हो गया 78 अपॉन 5, यस और नो, यस। तो आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो I आ जाएगा 5 इंटू 5 एंड 5 5 25 प्लस 15.6 एम्पियर की समथिंग, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ आ रहा होगा 15.6 एम्पियर के समथिंग, ठीक है जी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो आप ये जी में 2017 वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है जी, करिए ट्राई, करिए ट्राई, इसको मैं रॉक कर देता हूं। इससे पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, आप मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो एक मिनट, कंसेप्ट में यहाँ पे सिखाता है क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेंगे, थोड़ा सा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हमने अभी क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, क्या पढ़ा हमने, I इज इक्वल टू ई बाई आर, और E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, तो क्या ऐसा हम 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, E के लिए हमने पुट कर दिया और 1 बाई आर को रख कर दिया, तो यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज है, उसे अगर हम इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा इसी फॉर्म में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आई का, और क्या पढ़ा है, I इक्वल टू मॉड ऑफ dq बाई dt, पढ़ा है नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, यानी यहां से हम dq बाई dt को इसके को लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ dq बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन r d फाई बाई dt, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये dq इक्वल टू आ जाएगा 1 यानी d फाई बाई r, ये आ जाएगा d फाई बाई r, यस dq इक्वल टू d फाई बाई r आ गया। अगर मान लो मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, चलिए यहीं पे बता देता हूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ dq का और इधर d फाई का, d फाई बाई r का, ठीक है, ये फ्लक्स है, तो इसका मैं phi 1 से phi 2 लिमिट लगाता हूँ, लेट्स सपोज phi 1 से phi 2 मुझे कोई लिमिट है, और यहाँ पे q1 से q2 की कोई लिमिट दी है, तो बात को समझ में अगर इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा एक एवरेज, भाई ये q2 माइनस q1 आएगा इसे सॉल्व करने पे, यानी ये डेल्टा q आएगा, कहने का मतलब यही, यस और नो, डेल्टा q आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, और जो r है वो तो कांस्टेंट रहता है, तो वो तो बाहर निकल आएगा, और जो अगर d फाई को मैं इंटीग्रेट करता हूँ phi 1 से phi 2 तक, तो ये क्या आएगा, ये डेल्टा फाई आ जाएगा, तो यानी ये क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा फाई बाई r, यस और नो, यस ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको इंड्यूस्ड चार्ज मिल गया डेल्टा फाई के टर्म्स में, ठीक है। अब भी आप सवाल ट्राई कर सकते हैं, जी में 2017 वाला, और ये नोट कर सकते हैं, आपको खाली इसमें क्या याद रखना है, जो भी फॉर्मूला निकल के आया है, कौन सा निकल के आया है, ये हम पे लिख सकते हैं, डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा फाई बाई r, ठीक है जी। अभी मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है जी।
क्वेश्चन में बोला द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना 100 ओम, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux, यानी हमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई पूछ रहा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डेल्टा फाई, यानी डेल्टा फाई हमें पूछ रहा है। आर हमें गिवन है, अगर हम डेल्टा क्यू निकाल लें तो क्या हम डेल्टा फाई बता सकते हैं? भाई डेल्टा फाई पूछ रहा है, डेल्टा आर पता है, डेल्टा क्यू निकाल लें तो डेल्टा फाई मिल जाएगा। यस मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा ये क्या है, आईटी ग्राफ है। और आईटी ग्राफ के अंदर क्या होता है, एरिया अंडर आईटी कर्व क्या शो करता है, डेल्टा क्यू को ही तो शो करता है। एरिया अंडर आईटी कर्व क्या शो करेगा, डेल्टा क्यू को ही शो करेगा। ये चीज मैं वैसे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बता चुका हूं, एक क्वेश्चन इसी तरीके का मैंने कराया था ग्राफ वाला, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, एरिया अंडर आईटी कर्व को ही शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम डेल्टा क्यू निकालना चाहें तो ये क्या होगा, हाफ इंटू 0.5 इंटू 10, कुछ ऐसा ही होगा। तो यानी डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा अपना 5/2 आ जाएगा। डेल्टा क्यू अपने पास 5/2 आ गया। अब हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर होता है, यस और नो। यहाँ से हम डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या डेल्टा क्यू इंटू आर लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो हमारा डेल्टा फाई हमें कैलकुलेट करना था वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू यानी 5/2 इंटू आर क्या है, आर है अपना 100 तो 100 पुट कर देंगे। तो यानी ये कितना आ गया 5/2 500/2 यानी 250 वेबर, 250 वेबर, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस करें, बहुत सारे कंसेप्ट समझे, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें हमने डेल्टा फाई निकाला है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंसेप्ट एक नया आपने और पढ़ा जेईई का सवाल करने के लिए, तो ये कंसेप्ट भी आप याद रख सकते हैं, बहुत जगह आपको काम में आ जाएगा। नीट के क्वेश्चंस में भी काम आ जाता है, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस में भी कई बार सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इससे, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट में ये पता लगा कि जो आईटी कर्व है वो डेल्टा के पर डिपेंड करता है। अगर इसमें कुछ इस चीज में कंफ्यूजन है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैथ्स का ही पार्ट है वैसे, अगर इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता ही गई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। लेक्चर आज का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।